नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवराज सिंह लेक्चर्स के इस वीडियो में। तो जैसा कि हम जियोग्राफी की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने 3 लेक्चर कर चुके हैं और ये आज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी क्या है? बेसिकली ये एक प्राकृतिक विस्फोट है। क्या है? प्राकृतिक विस्फोट है, जिसमें से पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर से, यानी गर्भ से जो है बाहर ऊपर परत पे आती हैं विस्फोट के साथ। और तो चलिए लिखते हैं पहले। जो ज्वालामुखी है वो क्या है? प्राकृतिक विस्फोट होता है। क्या होता है? प्राकृतिक विस्फोट है जिसमें पृथ्वी के अंदर से, यानी गर्भ से, कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो ये बेसिक परिभाषा है इसकी, किसकी? ज्वालामुखी की, वोल्केनो की। तो जो वोल्केनो है, इस शब्द का, यानी जो वोल्केन शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ यही होता है कि भूपटल पर, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। भूपटल पर मौजूद प्राकृतिक छिद्र, ये शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक छिद्र। और जो प्राकृतिक छिद्र होता है, ये जो प्राकृतिक छिद्र होता है, इससे क्या निकलता है बाहर? लावा निकलता है। इससे क्या निकलता है? लावा। तो इसे एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। क्या ये? भूपटल है। भूपटल है। और इसे इस तरह से बनाते हैं। ये क्या है? ये पूरा भूपटल है ये, ठीक है। और इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, इस क्षेत्र में क्या है? बहुत सी ये पिघली हुई चट्टान है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ये भरी हुई है। क्या है? ये पृथ्वी के अंदर, यानी आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान है। क्या है? पिघली हुई चट्टान है, या जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैग्मा। तो जब इस आंतरिक क्षेत्र में बहुत सारी इसके तापमान में वृद्धि होती है, या जब रासायनिक क्रिया घटती हैं अन्य, यानी एक पदार्थ दूसरे से जब मिलता है, तो इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होता है? इसमें विस्फोट होता है। तो यहाँ से एक
विस्फोट के साथ एक प्राकृतिक छिद्र का निर्माण होता है, ऐसे इस तरह से। इस छिद्र से होकर के लावा कहाँ बाहर जाने लगता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ऐसे यहाँ पर फैलने लगता है इस जगह पर। एक भयानक विस्फोट के साथ ये लावा क्या है, बाहर निकलने लगता है। तो जब ये अंदर होता है, इसे निकास नली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये जो छिद्र होता है इसे निकास नली कहते हैं। निकास नली। लेकिन जब तक ये मैग्मा जो है, ये लावा इस छिद्र के अंदर होता है और पृथ्वी के जो अंदर होता है, तब इसे क्या कहते हैं, इस जगह पर मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। लेकिन जब यही बाहर निकल के आ जाता है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर आ जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? लावा। यानी आंतरिक भाग में है तो मैग्मा, और बाहर आ गया तो क्या कहते हैं इसे? लावा। तो ये भूकंप का कुछ होता है संरचना हमने देखी। और यहाँ इसके ऊपर धुएं का जो बादल सा बनता है, एक धुएं का बादल बनता है इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, जलवाष्प होती है, जलवाष्प होती है और अन्य गैसें। ठीक है, जलवाष्प और अन्य गैसें जो कि कहाँ चली जाती हैं, वायुमंडल में मिल जाती हैं। ये गैसें कहाँ चली जाती हैं? वायुमंडल में मिल जाती हैं। और जो लावा है ये धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर इसके बाद क्या बनता है, इसका सिंडर बन जाता है। लावा जब थोड़ा ठंडा होता है तो इसे सिंडर बन जाता है। क्या बनता है? सिंडर, यानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। और फिर उसके बाद ये क्या है, पूरा जब ठंडा हो जाता है उसके बाद क्या बनता है, ये पत्थर का रूप धारण कर लेता है। तो ये हमने ज्वालामुखी की जो संरचना को देखा और इसकी परिभाषा भी लिखी है। अब इसके कुछ जो कारण होते हैं उनके बारे में और लिखते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट होने के क्या कारण होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, रीजन्स ऑफ वॉल्केनो। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर कारण देखा जाए तो यही होता है नंबर फर्स्ट, कि जो पृथ्वी के अंदर का भाग होता है जिसे भूगर्भ कहते हैं, वहाँ पर तापमान की वृद्धि हो जाना, यानी भूगर्भ में तापमान की अधिकता हो जाना, जिससे क्या होता है, गैसों की अधिकता होती है और विस्फोट हो जाता है। नंबर सेकंड, कमजोर भूगर्भ के कारण। नंबर थर्ड, भूकंप भी जो होते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। तो भूकंप, एक में लिखते हैं इसे भूकंप, यानी अर्थक्वेक। और नेक्स्ट पॉइंट है, जब गैसों में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गैसों में भी वृद्धि होगी, और गैसों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, यानी विस्फोट होगा। तो भूगर्भ में
गैसों की उत्पत्ति में वृद्धि। ये भी इसका एक मुख्य कारण है। और सबसे अंत में जो हम कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियाँ। मानवीय गतिविधियाँ ये ज्वालामुखी के जुआ होने के प्रमुख कारण हैं, जिनसे ज्वालामुखी सक्रिय होता है। और जो ज्वालामुखी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ होते हैं जैसे गैस एवं जलवाष्प, गैस एवं जलवाष्प। कौन कौन सी गैसें निकलती हैं इसमें ये भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया क्लोराइड। ये गैसें होती हैं प्रमुख जो कि ज्वालामुखी से निकलती हैं। क्या? अमोनिया क्लोराइड। तो ये गैस एवं वाष्पों की बात की। और इसके अंदर से और क्या निकलता है? तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ की बात की जाए तो इसका जो तापमान है 600 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? इसका तापमान होता है। तरल यानी जो लावा या मैग्मा कह सकते हैं इसे। और इसकी गति जो होती है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ता है। गति से बढ़ता है। अब इसके साथ ही क्या निकलता है? इसमें धूल के कण भी निकलते हैं। धूल के कण, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। धूल के कण जिन्हें क्या कहते हैं? जैसे बॉम्ब। ये धूल के कणों के प्रकार हैं। बॉम्ब, लेपिल, स्कोलिया, स्कोलिया और टफ। इतने प्रकार के धूल के कण होते हैं। इन्हें और समझते हैं अच्छे से। जैसे ये जो बॉम्ब होते हैं
ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े। कैसे? बड़े टुकड़े। और ये जो लेपिल होते हैं ये मटर के दाने के समान होते हैं, मटर दाना के बराबर। और स्कोलिया जो होते हैं ये चना के बराबर होते हैं, यानी ये और एक ही समान होते हैं लगभग, चना के बराबर के आकार के। और जो टफू होते हैं ये सबसे महीन होते हैं, यानी धूल कण। किसके बराबर होते हैं? धूल के कण, या बोलें तो राख। राख। और इसके साथ ही जो है एक और पदार्थ यहाँ से निकलता है, उसे क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। तो ये कुछ प्रमुख पदार्थ हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के साथ पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलते हैं, विस्फोट के साथ ही लावा के रूप में या गैसीय बादलों के रूप में। तो अब जानते हैं यहाँ से आगे कुछ जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ही देखेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार यानी टाइप ऑफ वॉल्केनो, यानी प्रकार। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या बोलें तो एक्टिव वॉल्केनो, क्या कहते हैं इन्हें? एक्टिव वॉल्केनो। तो जो इनका मुख है सदैव खुला रहता है और इनमें से जो है धुआं गैस निरंतर निकलते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यानी इनमें से जो पदार्थ हैं निरंतर निकलते रहते हैं। सक्रिय यानी निरंतर कार्य करते रहना। तो पदार्थ जो है धुआं, जैसे धुआं गैस और अन्य पदार्थ जो है निकलते रहते हैं। तो इनका मुख सदैव खुला रहता है। तब क्या होता है कि धुआं धुआं या गैस निरंतर निकलता रहता है इसमें से, निरंतर निकलता रहता है। और विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी है वो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे लिखेंगे स्टार डाल के, यानी विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा वॉल्केनो वो है कोटापेक्सी। कौन सा है? कोटापेक्सी। जो कि इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको?
प्रकाश स्तंभ। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 5,897 मीटर। 5,897 मीटर ऊंचाई है इसकी हाइट। तो इस सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जाना इसका। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं इन्हें। नंबर सेकंड, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके उद्गार के निकट समय में कोई संभावना नहीं होती, यानी जिनका विस्फोट भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी नहीं। ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसे लिखते हैं यानी निकट समय में उद्गार यानी विस्फोट। क्या होता है उद्गार? विस्फोट की संभावना जो है वो नहीं होती है। इसका उदाहरण अगर देखें तो जापान का फ्यूजियामा है। उदाहरण क्या है इसका? जापान का फ्यूजियामा वोल्केनो। ये क्या इसका उदाहरण है? किसका? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि पहली बार कब कब ये जागृत हुआ है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये कब कब हुआ है? 5 बार ये अब तक एक्टिव हुआ है। पहली बार हुआ था ये 79 ईस्वी यानी 79 ईस्वी में, और दूसरी बार 1631 में, तीसरी बार 1803 में, और फिर 1928 में, और आखिरी बार हुआ था 1929 में। तो ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनकी संभावनाएं बनी रहती हैं, ना तो सक्रिय होते हैं और ना ही शांत यानी बीच की होती हैं। तो ये इसका उदाहरण है फ्यूजियामा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और अब इसके जो है एक और जो प्रकार है उसके बारे में जानते हैं, यानी शांत ज्वालामुखी। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नंबर थर्ड, शांत ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो पहले यानी भूतकाल में उद्गार हुआ है इनका, और आगे इनका उद्गार होने की या विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं, या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी वोल्केनो। तो ये वे ज्वालामुखी हैं यानी इनका जो उद्गार है वह पूर्णतः समाप्त हो चुका है। इनका उद्गार पूर्णतः समाप्त हो चुका है, और इनके जो मुख हैं झील बन गए हैं। क्या बन गए हैं? झील। उद्गार समाप्त हो जाता है तो इनके मुख क्या बन जाते हैं? झील।
मुख 0 बन जाता है इनका। इसके उदाहरण की बात करें तो ईरान का कोह, और म्यांमार का पोपा। इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये हमने आज के अपने लेक्चर में ज्वालामुखी के बारे में देखा है। इससे पहले वायुमंडल पढ़ चुके हैं हम, अक्षांश देशांतर पढ़ चुके हैं, भूकंप भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो के अंत में 2 पॉइंट और लिख लेते हैं जो कि ज़रूरी हैं। जैसे नंबर फर्स्ट नोट्स हैं ये। नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे कि विश्व में जो है 486 486 ज्वालामुखी एक्टिव मोड में पाए जाते हैं, जिनमें से 403 प्रशांत क्षेत्र में ही पाए जाते हैं अकेले। तो चलिए लिख लेते हैं। दुनिया में 486 ज्वालामुखी एक्टिव मोड में, यानी जागृत ज्वालामुखी एक्टिव मोड में पाए जाते हैं, जिनमें से 403 ज्वालामुखी जो हैं प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। ठीक है। और ख़ास बात यह है कि सबसे ज़्यादा भूकंप भी प्रशांत महासागर में ही आते हैं। जहाँ ज्वालामुखी अधिक होते हैं वहाँ भूकंप भी अधिक होते हैं, जहाँ भूकंप अधिक होते हैं वहाँ ज्वालामुखी भी अधिक होते हैं। यानी सबसे अधिक भूकंप कहाँ पाए जाते हैं? ये भी प्रशांत क्षेत्र में, यानी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ पूरी सीरीज़ में जियोग्राफी की में। और इससे पहले कि अगर आपने 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, ताकि क्रम से जो है अध्ययन का कार्य आपका जारी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।